आइए आज हम बात करते हैं पर्यावरणीय खतरों पर, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। पर्यावरण के प्रति लोगों की जो जागरूकता है, इसमें कमी आना, लोगों का पर्यावरण के प्रति उदासीनता दिखाना और पर्यावरण संरक्षण से दूर हटना, ये सीधा सीधा संबंध बताता है कि हम लोग पर्यावरण के प्रति कितना सचेत हैं और हम पर्यावरणीय खतरों की तरफ जा रहे हैं। तो इन खतरों की बात करें तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि आज एक बड़ी विकराल समस्या है जो पर्यावरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हम वनों को काटते हैं, रहने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं, प्रदूषण फैलता है। ये सारा का सारा तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है। तीव्र औद्योगिक विकास, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हम उद्योग धंधों का विकास ज़्यादा करेंगे। जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगे तो इनसे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषित पॉल्यूटेंट्स प्रदूषण करेंगे। फिर अनियोजित विकास, किसी चीज़ का नियोजन न करके विकास को आगे बढ़ाना, जैसे टेलीफोन वाले नीचे सड़कों पर तार डालते हैं, इसके बाद फिर रोड जो अथॉरिटी वो आके उसको खोदती है, फिर से उसको निकालती है। तो ये एक अनियोजित सिस्टम है। अगर इसका पहले से नियोजन प्लानिंग कर ली जाए तो ये व्यवस्था ऐसी ना हो, बार बार खोदना न पड़े और ये बार बार केबल न टूटे। तो ये जो समस्या है, हम लोग अपना जो विकास कर रहे हैं वो अनियोजित, आगे फ्यूचर प्लानिंग के बिना लोग इस समय आगे बढ़ रहे हैं और उससे जो समस्याएं हैं विकराल पैदा हो रही हैं। पहले विकास का स्तर बढ़ा, लोगों ने निवास स्थान बनाया, जनसंख्या बढ़ी, फिर वो छोटे पड़ गए, कम पड़ गए, फिर आगे वनों को काटा और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हुई तो कंजेक्टेड हुआ। वहाँ का जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, पेड़ों को काटा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ी। असीमित खनन किया जा रहा है, खनन करने में किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं, रोक टोक नहीं है। हालांकि विभिन्न प्रकार के संसाधन अथॉरिटीज इस पर अपनी नियंत्रण अपना रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर असीमित खनन किया जाए, अनियंत्रित खनन किया जाए तो ये भी पर्यावरण के लिए विभिन्न प्रकार के संकटों को लाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की बात करें तो आज हम इतना प्रौद्योगिक रूप से आगे हो गए हैं कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो हमारे कल कारखाने हैं, मशीनें हैं, वाहन हैं, ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को पैदा कर रहे हैं और ये पर्यावरण के लिए खतरे के रूप में ही है। यातायात के जो साधन हैं, इनसे विभिन्न प्रकार की निकलने वाली जो गैसें हैं, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक हैं, वो सारे पर्यावरण के लिए खतरे का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे एक विस्तृत बड़े खतरे के रूप में जो अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन है, जो एक पूरा सिस्टम ही चरमरा करके रखे दे रही है। तो इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले हम अम्लीय वर्षा को समझने के पहले थोड़ा सा पीएच स्केल को समझते हैं। पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यह 1909 में सोरेनसन ने इसको दिया था। ये लघुगणक पर आधारित है। इसकी बात करें तो पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 डिजिट तक एक पैमाना है। यह जो 7 नंबर का डिजिट है, यह इन दोनों के बीच में है। अगर किसी पदार्थ का पीएच 7 से कम आता है तो वो एसिडिक होगा, अर्थात उसका जो नेचर है ये अम्लीय होगा। और अगर 7 से 14 की तरफ आता है तो यह क्षारीय होगा। शुद्ध जल पे प्रश्न में पूछता है, शुद्ध जल, अशुद्ध जल या वर्षा जल, इसका पीएच मान कितना होता है? तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक क्रिया होती है जब एसिटिक और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज रखने वाले जो पदार्थ हैं ये आपस में क्रिया करते हैं, तो जो बनने वाला पदार्थ है वह न्यूट्रल होगा और इसी प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो हम इस केमिस्ट्री की तरफ न जाकर के अम्लीय वर्षा की तरफ आते हैं।
अम्लीय वर्षा एसिड जो रेन है यह क्यों होती है, इसका प्रभाव क्या है, आज हम लोग अपने जो प्रौद्योगिकी विकास है, डेवलपमेंट है, उसमें हम इतना बढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के हमारे जो उपकरण हैं, यातायात के साधन हैं या मानवीय गतिविधियां हैं, ये सारी की सारी स्मॉग बनाती हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें पर्यावरण में रिलीज करती हैं। ये जो गैसें हैं, जैसे ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से ये कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 ये गैसें निकल रही हैं। अब ऊपर ये बादल है, बादल को पानी बरसाना है, बादल से जो आने वाला पानी है यहाँ से तो शुद्ध आ रहा है, लेकिन जब ये वायुमंडल में आ रहा है पृथ्वी के, तो ये CO2, SO2 और NO2 इत्यादि गैसों के संपर्क में आता है और आने के बाद एक रिएक्शन करता है। इसको समझते हैं। जब ये आता है तब अगर हम CO2 के साथ रिएक्शन देखें H2O का, तो ये बनाता है कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ये जो नया पदार्थ होगा H2CO3, ये कार्बोनिक जो एसिड बनेगा, ये पहले जो पानी आया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऊपर से पानी आया जिसका सूत्र H2O, ये आया, दोनों ने प्रतिक्रिया की और आफ्टर रिएक्शन जो पदार्थ बना वो कार्बोनिक एसिड बना। ऐसे ही SO2 के साथ जब अपक्रिया होती है तो ये बनता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। NO2 के साथ जब रिएक्शन होता है, अगर NO2 के साथ देखें तो ये बनेगा HNO3, नाइट्रिक एसिड बनेगा। ये जो पदार्थ हैं, पानी की जो प्रकृति है, ये pH स्केल में पीछे की तरफ 0 की तरफ जाएगी और जो पदार्थ है वो एसिटिक, उसका जो गुण होगा, जो ऊपर से न्यूट्रल पानी आया था वह अम्लीय हो जाएगा। और यही स्थिति जब नीचे बरस करके आता है यही पानी, तो इसी को हम अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन इस नाम से जानते हैं। इससे समस्याएं क्या हैं, इसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोन कैंसर, स्टोन लेप्रोसी और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं। तो स्टोन कैंसर अम्लीय वर्षा से जो इमारतें हैं, जो पत्थर है, उसका क्षरण हो जाना। स्टोन लेप्रोसी अम्लीय वर्षा से प्राचीन भवनों, इमारतों, मूर्तियों का गल जाना, ये स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। इसका दुष्प्रभाव ये जो होता है, ये अम्लीय वर्षा, एसिड रेन का ही है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इससे नुकसान क्या क्या है। तो स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी जो घटनाएं हैं, ये इसके लिए अम्लीय वर्षा जिम्मेदार है। ताजमहल इसका उदाहरण है। भारत में जो ताजमहल है उसमें सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। उस सफ़ेद संगमरमर में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये पानी के साथ क्रिया करती है, रिएक्शन करती है, तब ये H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। इस एसिड से जब पानी जो गिरता है, उससे इस पत्थर का जो रंग है ये सफ़ेद की जगह में पीला पड़ता जा रहा है और स्टोन कैंसर की समस्या इसमें इसका क्षरण हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, इसका कारण है मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी तेल शोधन जो कार्यशाला है वह लगी हुई है और उससे निकलने वाली जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, SO2 आदि जो भी गैसें निकल के वायुमंडल में फैल जाती हैं और जब बारिश होती है तो उसके साथ ताजमहल के ऊपर इसी की बारिश होती है और इसलिए ताजमहल पर जो स्टोन कैंसर उसका जो पत्थर, उसका क्षरण हो रहा है। दूसरी बात करें पौधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो पौधों पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव है कि पौधों की पत्तियां, जब तीखा होगा पदार्थ, एसिडिक होगा,
तो पानी अगर एसिडिक होगा तो वो पत्तियों को गला देगा, जलाएगा, नष्ट कर देगा। ऐसे पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि पत्तियां नष्ट हो जाएंगी, पत्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो अब पत्तियां नष्ट होने से पेड़ की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वनों पर भी प्रभाव पड़ेगा और कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा। कृषि क्षेत्र पर जो पौधे लगे हुए हैं, बारिश के समय अगर उनकी पत्तियां गिर जाती हैं तो पौधे विकास नहीं कर पाएंगे। उससे खान पान की समस्या तैयार हो जाएगी, उत्पादन की समस्या तैयार होगी, उस पर आश्रित रहने वाले लोग, किसान की समस्या तैयार होगी। जल व स्थलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जलीय जीवों पर अगर एसिडिक मात्रा बढ़ जाएगी, अम्लीयता बढ़ेगी, तो वहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं उनका जीवन, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। स्थलीय जीवों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जो स्थलीय जीव हैं वो प्रभावित होंगे, उनकी त्वचा पर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। मिट्टी, जो प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले सांस लेने वाले हैं उनको तपेदिक कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। मिट्टी में जो अम्लीयता बढ़ने से जो मिनरल्स हैं उनकी क्षमता कम हो जाएगी, खनिज लवणों की क्षमता कम होने से उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी। अगर उत्पादन कम हो गया तो भुखमरी की समस्या तैयार हो जाएगी। प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले को समस्याएं तो होंगी। और एक बात है, बिना दोष के सजा, ये जब जैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी ने SO2 का उत्सर्जन किया, उस उत्सर्जन के बाद हवा ने उस कार्य को आगे बढ़ाया, उस SO2 को लेकर के ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में हवा उसको पहुंचाई। अब उस जगह जब बारिश हुई तो वही SO2 पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करके उसको उस सफ़ेद संगमरमर पर गिराया। संगमरमर पर गिरने के बाद उसमें स्टोन कैंसर, उसका क्षरण शुरू हुआ। तो बिना दोष के सजा, दोष किसी और का था, सजा कोई और। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में बिना दोष के सजा, अर्थात दोष किसी और का हो और सजा कोई और। जैसे विकसित देशों ने विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के लगा करके SO2 का, NO2 का और CO2 का अधिक मात्रा में उत्सर्जन किया और हवा के माध्यम से वह बह करके किसी दूसरे देश पर पहुंची और वहां पर ये एसिड रेन अपना प्रभाव छोड़ेगी। इस स्थिति में वो दूसरा देश या दूसरे जगह के लोग सजा को भुगतेंगे, इसका यही आशय था। तो अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? जो कार्बन का उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जाए, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाया जाए, SO2 का उत्सर्जन कम किया जाए, जो औद्योगिकरण है इसको सीमित तरीके से किया जाए, इनके लिए अलग से नियम बनाए जाएं जो इस समय प्रभावी भी हैं। वाहनों पर एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो धुआं को, जो उत्सर्जन होता है उसमें उसको नियंत्रित करता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जल में भी बदल देता है। और लोगों में जागरूकता भी पैदा होनी चाहिए ताकि अम्लीय वर्षा से एक मुक्ति तो नहीं लेकिन इसकी मात्रा को कम किया जा सके और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। आप लोगों के लिए ये अम्लीय वर्षा से संबंधित जो टॉपिक था, इसके विषय में आप लोग जो अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी हैं या किसी टॉपिक से ये मैच करता है तो उनको आप इसको शेयर करें। धन्यवाद।